हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलियारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमारी ये क्लासेस चल रही है, ये वो टॉपिक हैं जो रीट एसएसटी के सिलेबस में नए जोड़े गए हैं 11 तारीख के सिलेबस में। क्योंकि इससे पहले का जो पुराना सिलेबस था वो अपने कर चुके थे, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए और कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। तो जो नए जोड़े हैं उनकी क्लासेज अपनी चल रही हैं। उसमें आज अपने बैंकों के प्रकार के विषय में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको याद करवा दूं फिर से कि बाकी सिलेबस अपना हो चुका है दोस्तों। पुराना सिलेबस अपना कंप्लीट था। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का साइको भी हमने पूरी कर ली थी, हिंदी के भी काफ़ी टॉपिक हो चुके थे, इंग्लिश हमारी रनिंग में है दोस्तों। थोड़ा इस सिलेबस को समेट लें, फिर एक दो दिनों में अपने इंग्लिश की क्लास को भी वापस स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। किसी प्रकार की चिंता न करें, जो आपको कहा है यहाँ पर वो आपको पूरा करवाया जाएगा। हम एसएसटी का सिलेबस भी करेंगे, इसके क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल निःशुल्क ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी दोस्तों। सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो किसी भी प्रकार से कोई शंका न रखें दोस्तों। जैसे हमने पीछे पूरा किया है, आगे भी अपनी जल्दी ही पूरा कर लेंगे और कोशिश ये है कि इसी जनवरी के अंदर हम ये सारा सिलेबस पूरा कर लें एसएसटी का। तो आज जिस बैंकों के प्रकार के विषय में अपनी बात करने वाले हैं दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो हमारा देखिएगा इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी आता है और हम इसको कॉमर्स में भी देखते हैं। तो अगर हम इस टॉपिक की गहराई में जाएं, बैंकिंग की गहराई में जाएं, तो दोस्तों ये बहुत ही डीप टॉपिक है। आप इसकी एक पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं। जो आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और कॉमर्स में हम इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो यहाँ जो आवश्यक था आपके लिए कि रीट के सिलेबस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो जो आपको पढ़ाना है वो कक्षा 8 तक ही है, तो हमें वहीं तक रहना होगा, उस लेवल का हमें याद करना होगा। हम कॉमर्स के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सामाजिक अध्ययन के अंदर इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, हमें उसी को पढ़ना होगा दोस्तों। दूसरी बात कि इकोनॉमिक्स और ये कॉमर्स जो हैं थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ने में भी मुश्किल लगते हैं। जिन बच्चों का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से नहीं रहा हो उनको दिक्कत आती है दोस्तों। इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उन बच्चों के लिए भी उपयोगी हो जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है, यानी जिन्होंने इकोनॉमिक्स में टॉपिक को नहीं पढ़ा है दोस्तों। तो कोशिश की गई है कि अच्छे से आराम से साधारण भाषा में हम इसको समझ लें और कम से कम उतना मैटर अपने जरूर कर लें जो आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है हमारी बैंकिंग, यानी हम बैंकिंग किसे कहते हैं दोस्तों, बैंकिंग क्या होती है। तो पहले इसकी परिभाषा को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बैंकिंग क्या है? व्यावसायिक सेवाओं का ही एक प्रकार है जो बैंक और बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है। एक बात यहाँ हमारे को समझ लेनी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या कोई भी अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। तो जो तृतीयक सेक्टर है उसके अंदर आता है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक सेक्टर के अंदर दोस्तों आते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गई, खनन हो गया, ये आता है। दूसरे के अंदर विनिर्माण वाले जो भी काम हैं जिसमें हम प्राथमिक से चीज़ें लेकर के बनाते हैं। और सेवा क्षेत्र जो होता है वो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इनको सेवा देता है। और सेवा क्षेत्र के अंदर कुछ भी बेचा या खरीदा नहीं जाता है, सर्विस दी जाती है जिसका आपको पे करना होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट है वो एक सेवा है, उसके अंदर आप किसी बस को खरीदते नहीं हैं, केवल आपको आने जाने का पे करना होता है। आप किसी होटल में ठहरते हैं तो वो आपको सिर्फ सेवा मिलती है दोस्तों। होटल का कमरा आप खरीद नहीं लेते हैं, जितने दिन रहेंगे उतना आपका किराया लगता है। एरोप्लेन में जाते हैं तो वो भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, वहाँ भी आपको सिर्फ कुछ समय के लिए सेवा मिलती है दोस्तों। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो भी आपको सेवा ही दे रहा है दोस्तों। तो ये कौन से क्षेत्र में आता है इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ये सेवा क्षेत्र में आता है जहाँ पर आपको कुछ खरीदना या बेचना नहीं है, आपको मध्यस्थता का कार्य करना होता है, सर्विस देनी होती है दोस्तों। ये सर्विस सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र में आता है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का पार्ट है। और ये कौन सी सेवा है दोस्तों? ये व्यावसायिक सेवा है। इसमें बैंक और बैंकिंग कंपनियां जो हैं उनके द्वारा ये प्रदान की जाती हैं। तो बैंकिंग
की जो प्रोसेस है, बैंकिंग की जो सेवा है, कौन देगा दोस्तों आपको? या तो बैंक देगा या कोई भी बैंकिंग कंपनी ये सेवाएं देती है दोस्तों। बैंक वही जिससे आप देखिए वाकिफ हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति का जो पढ़ रहा है उसका बैंक में खाता है और कभी ना कभी वो बैंक में देखिए जरूर गया है दोस्तों। तो वो बैंक जो है हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी बैंकिंग प्रणाली की बात कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर आप पैसा जमा करवाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर पैसा निकालते हैं, आप पैसा ट्रांसफ़र भी करते हैं, आप एटीएम कार्ड लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप वहाँ से कुछ जो आपका फ़ोन का बिल है वो भी पे कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं आज के समय में बैंक आपको दे रहा है दोस्तों। तो ये जो सारी जो भी सेवाएं हैं उन्हीं सेवाओं का प्रकार अपने क्या कहते हैं, उसी को हम बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर थोड़ी सी फीचर आपके दिमाग में है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा भारत में बैंकिंग कंपनी जो है वो क्या करती है। भारत में जो बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग का व्यापार करती है। भारत में बैंकिंग कंपनी जो है वो बैंकिंग का व्यापार करती है। यह ऋण देती है, जनता से जमा स्वीकार करती है। दो काम यहाँ पर होते हैं दोस्तों। एक तो क्या करेगी, जमा। अब उस जमा का वो क्या करेगी दोस्तों, अपने पास रखेगी तो उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है दोस्तों। वो उसी जमा से देखिए साख निर्माण करती है और लोगों को लोन देती है, जिससे उसे इंटरेस्ट मिलता है। उस इंटरेस्ट से वो कर्मचारियों को पे करती है दोस्तों और अपना लाभ भी कमाने का कार्य करती है बैंकिंग सेक्टर जो होता है। तो बैंक का जो मुख्य कार्य हो गया पैसा जमा करना और लोन देना। और देखिए आगे हमने क्या कहा, जिन्हें मांगने पर अथवा अन्य किसी समय पर भुगतान करना होता है। वो जनता से ऐसी जमा स्वीकार करती है जिसमें देखिएगा सेविंग अकाउंट जो है आपका कभी भी आपसे मांगा जाए उसमें जो जमा है तो आपको जमा वापस देना होता है। इसके अलावा कई खाते इस प्रकार के भी हैं, आरडी, या कुछ खाते इस प्रकार के भी हैं, एफडी हो गया, जहां पर आपको एक निश्चित समय के बाद में भुगतान करना होता है। इस धन को जो है वो ग्राहक जो है वो चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या किसी भी माध्यम से निकाल सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकता है। तो सुविधाएं बहुत सारी बढ़ गई हैं दोस्तों। जो आपकी किताबों में लिखा गया है उससे कहीं आगे निकल चुका है बैंकिंग सेक्टर, जो है नित नया प्रोग्रेस करने जा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी डिजिटल हो चुके हैं हम, और मैं ये मानता हूँ कि जो इस समय पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं डिजिटल से जुड़ा हुआ है, उसको डिजिटल नॉलेज है। और ज़्यादा नहीं तो 70% आप में से जो है लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे आपने भीम ऐप डाल रखा हो, किसी न किसी रूप में आप जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी आगे निकल चुका है बैंक दोस्तों। तो यहाँ जो आपको समझ लेना था वो ये था कि बैंकिंग क्या है, एक प्रकार की सेवा है, सेवा का ही एक प्रकार है जो बैंक या फिर बैंकिंग कंपनियों के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसका मुख्य कार्य होता है जनता से जमा स्वीकार करना और मांगने पर उन्हें वापस लौटा देना। और उस जमा को वो क्या करती है, वो लोन देने का कार्य करती है, जिससे वो स्वयं भी लाभ कमाती है दोस्तों। वो एक कंपनी है, प्राइवेट जो भी कंपनी होगी वो लाभ कमाने के लिए काम कर रही है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों साधारण से शब्दों में हम बात करें, बिल्कुल सरल शब्दों में, तो बैंक जो है वो जमा के रूप में धन स्वीकार करता है, जिसके मांगने पर लौटाना ही होता है दोस्तों। क्या कभी बैंक ऐसा कह सकता है क्या कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा? आपने किसी को उधार दिया, चाहे उसको आपने लोन के तौर पे दिया, लेकिन आप उसको वापस मांगेंगे तो वो तो कह सकता है कि ना कि मैं तो आज नहीं कल दूंगा। लेकिन बैंक क्या है, जिस समय आप मांगते हैं उस समय आपको उसे वापस लौटाना होता है दोस्तों। और वो उससे क्या करता है, ऋण दे करके लाभ कमाते हैं। क्योंकि इस बात को साधारण भाषा में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा 100 लोगों ने बैंक में पैसा जमा कराया, 1,000 रुपये जमा कराए, तो वो जो पैसा जमा हुआ वो सभी को रोजाना उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि कल वो वापस निकाल करके लाएंगे, क्योंकि बैंक में जो जमा करा रहा है उसके पास में सेविंग है, उसको उस पैसे की हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, वो सेविंग के लिए बैंक में देखिए जमा करवा रहा है। अब पैसा जो उसके पास में है, बैंक के पास में है, उसमें से कोई एक आध व्यक्ति ही उसमें से वापस मांगने के लिए आता है, तो बाकी पैसे को बैंक क्या कर देता है, किसी को लोन दे देता है। तो इस प्रकार से आगे ये क्रम चलता रहता है दोस्तों। हमें उस गहराई तक डूबना नहीं है, अन्यथा मामला बिखर जाएगा दोस्तों। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि बैंक क्या करेगा, धन स्वीकार करता है, आपका पैसा जमा करता है और उसको लोगों को लोन दे करके लाभ कमाने का कार्य करता है दोस्तों। जैसे ही आपकी सर्विस लगेगी, आप टीचर बन जाएंगे, तो आपके पास में भी सैकड़ों फोन आने शुरू हो जाएंगे कि आपको लोन चाहिए।
अब अगर आप कोई देखिएगा व्यक्ति जाकर के आप में से कोई बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो शायद आपको वो लोन न दे, लेकिन जैसे ही आपकी सर्विस बुक बन जाएगी, उस सर्विस बुक बनते ही आपको लोन के लिए फ़ोन भी आने शुरू हो जाएंगे, सैलरी अकाउंट से आप लोन ले सकेंगे कभी भी। तो ये सुविधाएं आपको भी मिलने लग जाएगी, क्योंकि बैंक का कार्य है, बैंक लोन क्यों दे रहा है, क्यों आपको फ़ोन कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उससे भी लाभ कमाना है। बैंक लोगों की बचत को क्या करता है दोस्तों, जमा करता है, और व्यवसाय जो है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको पूंजीगत और आयगत व्ययों के लिए धन उपलब्ध करवाता है दोस्तों। न केवल लोन किसी साधारण व्यक्ति को देता है, कोई इंडस्ट्री है वो भी लोन किससे लेती है दोस्तों, इन्हीं से लेती है। ये और बात है कि लोन लेकर के कोई भाग भी सकता है। तो लोन उनके पास में आया कहाँ से, हमारी ही जो हमने जमा करवाया है उसी से वो लोन क्रिएट करता है, साख निर्माण करता है और फिर आगे किसी को देने का कार्य करता है दोस्तों। आगे हम इसको और समझ लेते हैं। जो परिभाषा है भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ क्या है, इससे आप पूरी आसानी से अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। बैंक से अभिप्राय ऐसी संस्था से है जो मुद्रा का लेन देन करती है, इस बात को समझ लीजिएगा। मुद्रा यानी मनी, जो आपका कैश है, जो पैसा है जो आरबीआई जारी करती है मुद्रा, उसका लेन देन करती है और जमा के रूप में धन स्वीकार करती है और ऋण भी देती है, जिसे मांगने पर लौटाना होता है। बैंक चेक, क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे बैंक क्या है दोस्तों। दोस्तों ये याद रखिएगा, हमें कभी भी किसी भी चीज़ की परिभाषा अगर निकालनी है तो ये आप देख लो कि वो हमें क्या क्या लाभ दे रहा है, वो जो लाभ होंगे वो सारा लिख दीजिए उसमें, उसकी परिभाषा बन जाएगी दोस्तों। क्योंकि बैंक क्या करता है, पैसा लेने का, पैसा देने का, लोन देने का, चेक का, क्रेडिट कार्ड का, ड्राफ्ट का। क्रेडिट कार्ड आप कहाँ से लाएंगे दोस्तों, बैंक ही आपको देता है। ड्राफ्ट है, अभी आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म भरने के लिए भी पैसा कहाँ से जाएगा दोस्तों, ई मित्र से। अगर आप चालान कटवाएंगे तो भी ई मित्र वाले का जो कनेक्शन है वो बैंक के साथ में है। आपने अगर उसकी विज्ञप्ति को देखा होगा तो इसमें कहा गया है कि आप बैंक चालान से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी प्रकार से जो है वो फीस जमा करवा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी कौन प्रदान करता है दोस्तों, बैंक ही प्रदान करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बैंक इन बहुत ही साधारण सी भाषा में कहीं तो बैंक क्या करता है, लोगों से जो है धन जमा करता है, बचत जमा करता है, उसको लोन देता है और उससे वो लाभ कमाता है। साथ ही साथ वो अन्य सुविधाएं जैसे कोई आपका फॉर्म भरना हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो है लॉकर की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं जो हैं वो आपको प्रदान करता है, वही बैंक कहलाता है। अब हम आते हैं पॉइंट के ऊपर, जो हम कह रहे थे बैंकों के प्रकार। यूँ तो बहुत सारे प्रकारों में हम इसे बांट सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बैंकिंग के कई केंद्र बिंदु होते हैं। किसी भी सेंटर पॉइंट को लेकर के अपने उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कई केंद्र बिंदु हैं, कई आवश्यकताएं होती हैं और ये आवश्यकताएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए इनकी पद्धतियां भी अलग अलग होती हैं। और इन जटिलताओं का सामना करने के लिए ही हमें अलग अलग प्रकार के बैंक चाहिए, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं अलग हैं, बैंकिंग सेवा की आवश्यकताएं भी अलग होती हैं, इसलिए पद्धतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसका मामला थोड़ा जटिल हो जाता है और इन जटिलताओं को सुलझाने के लिए हमने अलग अलग प्रकार के बैंक बना रखे हैं। तो सामान्यतः बैंक जो है इन्हें हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है वाणिज्यिक बैंक दोस्तों। अब वाणिज्यिक बैंक कौन सा होगा, ये एक ऐसा बैंक या ऐसी संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है और जमा के रूप में धन स्वीकार करती है और ऋण भी देती हैं दोस्तों। जो बैंकिंग की परिभाषा है वही इसकी भी परिभाषा है। ये बैंक मुख्य रूप से व्यावसायिक इकाइयों को कई प्रकार की विशेष सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। कोई व्यावसायिक इंडस्ट्री है उसको विशेष सुविधाएं भी देती है, जैसे कि चेक है, धन हस्तांतरण है, बिल भुगतान है, लॉकर है, ये सुविधाएं भी देने का कार्य करती है दोस्तों। तो वाणिज्यिक बैंक आप जिससे भी काम कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर आपको वाणिज्यिक बैंक ही मिलेंगे दोस्तों। वाणिज्यिक बैंक वो बैंक होगा जो आपको सारी सुविधाएं दे रहा है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं आपको यहीं से मिलने वाली हैं। कुछ भी ट्रांसफर करना है, चेक कटवाना है, आपको ड्राफ्ट बनवाना है, चालान कटवाना है, बिल भरना है या फिर लोन लेना है, ये सारे काम आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। वाणिज्यिक बैंक जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, एक तो निजी क्षेत्र का बैंक हो सकता है और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो सकता है।
तो बैंक कितने प्रकार के हो सकते हैं? सामान्य सी भाषा में हम कहें तो एक गवर्नमेंट हो सकता है और एक प्राइवेट हो सकता है। या तो निजी क्षेत्र के बैंक हो सकते हैं या सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सबका हो गया, सब कौन, सारा समाज हो गया। और निजी देखिए किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, किसी एक संस्था का हो सकता है। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक अपने इनको कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनको समझ लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होंगे? जिसमें सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है, यानी शेयर होल्डर है 50% से ज़्यादा हो गए, तो फिर वो कौन सा हो गया? वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहलाता है। इसमें देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का है, समाज के लिए है, तो सामाजिक उद्देश्यों पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, सरकारी कंपनी हो सकती है कोई भी, और एक कंपनी हो सकती है प्राइवेट। तो सरकारी कंपनी जो होगी वो सरकार किसके लिए होती है? जन सेवा के लिए होती है। ये सरकारी कंपनी घाटा खा लेगी दोस्तों, लेकिन आपका नुकसान नहीं करेगी, जनता का नुकसान नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण है। ये जन कल्याण का ही कार्य करती है। और प्राइवेट जो है वो इसके विपरीत होती है दोस्तों, वो आपका नुकसान कर सकती है लेकिन वो कभी घाटा नहीं खाएगी दोस्तों। प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना है, और इस लाभ की भी कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी 100% 200% तक भी जा सकता है, उससे अबव भी जा सकता है दोस्तों। क्योंकि प्राइवेट का उद्देश्य ही क्या है? वो इस फील्ड में आया ही क्यों है? वो कोई सेवा करने के लिए नहीं आता है, जन सेवा के लिए नहीं आता है दोस्तों। तो फिर प्राइवेट सेक्टर के जो भी कंपनी होगी, प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो होंगे वो लाभ कमाने के लिए होते हैं। सरकारी जो है वो इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सामाजिक उद्देश्यों पर जोर देता है दोस्तों। जैसे कि एसबीआई है, या फिर भारतीय स्टेट बैंक है, पीएनबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये देखिए सरकार के बैंक होते हैं। और सरकारी जो लेन देन है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा एसबीआई से ही चल रहा है दोस्तों। आपकी सैलरी भी जो भी बनेगी, सरकारी जो काम है वो ज़्यादातर आपको इसी से मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों निजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो स्वामित्व है, प्रबंधन है और नियंत्रण है वो किसी न किसी निजी हाथों में होगा दोस्तों। प्राइवेट किसी व्यक्ति के पास में होता है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, बोर्ड के हाथ में होता है, और ये बाजार की शक्तियों के अनुसार काम करते हैं। बाजार की शक्तियां होती है डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करते हैं। मार्केट ही तय करता है इनकी रेट क्या होगी, किस प्रकार से इनको काम करता है। ये बाजार की शक्तियों के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, लेकिन ये जो सरकार नियम बनाएगी उसी अनुसार इनको चलना होता है दोस्तों। तो इसमें से काफ़ी बैंक आपने देखे होंगे, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा है, और भी बहुत सारे बैंक हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक आप देखते हैं वो सारे निजी क्षेत्र के होते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे बैंक के प्रकार के, जो आता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक कौन सा होता है दोस्तों? ऐसा बैंक जिसमें जो शासन है वो किसके द्वारा होता है? राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों से शासित होता है। हमने कहा वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक में हमने दो देखे, सार्वजनिक बैंक और दूसरा था निजी बैंक। सार्वजनिक बैंक था जो सरकार का था, और दूसरा जो था निजी प्राइवेट सेक्टर का था। यहाँ हम बात कर रहे हैं सहकारी बैंक की। सहकारी बैंक जो होगा इसमें प्रावधान कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा? राज्य सहकारी समिति अधिनियम में जो कहा गया है उसी अनुसार काम करता है। और इसके सदस्य होते हैं दोस्तों, इस बैंक के क्या होंगे? मेंबर होंगे, और ये अपने सदस्यों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करवाता है दोस्तों। और विशेषतः कौन से लोन? ग्रामीण में ये ज़्यादा चर्चित रहता है। कृषि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो लोन है वो देने का कार्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। जो सरकारी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, वो ज़्यादातर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये अपने जो भी सदस्य हैं ये इससे संचालित होता है, सदस्यों को सस्ती दर पर लोन देने का कार्य करता है, और काफ़ी कम होता है इनका लोन का जो रेट है दोस्तों। भारत में सहकारी बैंक विशेष रूप से कृषि लोन की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करते हैं। विशेषतः सहकारी बैंक जो है दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए ही हैं। वो ज़्यादातर उस बैंक में आप जाओगे तो किसान ही मिलेंगे। शायद आप में से कोई व्यक्ति गया हो, कम ही लोग देखिए गए होंगे जिसका ग्रामीण है, जो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, उनको सहकारी बैंक में काम पड़ता है दोस्तों। केसीसी वगैरह किसी ने ले रखी होगी। लोन जो माफ होते हैं ज़्यादातर इसी बैंक के होते हैं दोस्तों। प्राइवेट वाले पहले नहीं करते हैं, पहले यहाँ से ही होता है सारा काम। तो सहकारी बैंक जो है स्पेशली किसके लिए होंगे? एग्रीकल्चर लोन के लिए ही होते हैं, इसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये बैंक सहकारिता के सिद्धांत पे काम करते हैं, जिसमें कहा जाता है एक सब के लिए और सब एक के लिए। और सहकारी बैंकों का जो ढांचा है दोस्तों वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय कौन सा है? राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है, जिले स्तर पर जो है केंद्रीय सहकारी बैंक। अगर आप किसी जिले में हैं तो अपने जिले के जो कोऑपरेटिव बैंक का नाम देखोगे तो आपको
मिलेगा उसका नाम केंद्रीय सहकारी बैंक। और ग्राम स्तर पर जो है इसी की जो है सहायक संस्थाएं होती हैं जिन्हें हम प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति के नाम से जानते हैं। त्रिस्तर पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा स्तर हुआ करता है दोस्तों। कृषि हेतु दीर्घ लोन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक और जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए हैं। जो है लॉन्ग टर्म का जो लोन है, लंबे समय का जो लोन है, उसके लिए केंद्रीय स्तर पर या फिर हम कहें राज्य स्तर पर जो है केंद्रीय भूमि विकास बैंक भी काम करता है और जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक भी स्थापित किए गए हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बैंकों का जो आता है विशिष्ट बैंक। विशिष्ट बैंक जो हो गया जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, हम कहते हैं ना स्पेशल। स्पेशल क्या हो गया, जिसमें हमारा कोई विशेष हित छिपा हो। विशिष्ट बैंक वे बैंक होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य या विशेष कार्य या विशेष जरूरत के लिए बनाए जाते हैं, जैसे औद्योगिक इकाइयों के लिए, भारी परियोजनाओं के लिए या विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय सहायता करनी है तो उसके लिए स्पेशल बैंक देखिए बनाए जाते हैं, जैसे कि विशिष्ट विदेशी बैंक, विकास बैंक या फिर औद्योगिक बैंक जो हो गए वो स्पेशली उन्हीं के लिए काम करते हैं, बाकी लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। जो सुविधाएं कमर्शियल बैंक में होती हैं वो वहां पर नहीं मिलती है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, जो विशिष्ट बैंक होते हैं ऐसे बैंक होते हैं जो किसी विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट कार्य या विशिष्ट किसी आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य अलग होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक जैसे कि हमारा आरबीआई है, तो ये केंद्रीय बैंक क्या करता है दोस्तों, बैंक कई प्रकार के हो गए, तो इन सभी बैंकों के ऊपर जो है नियंत्रण और नियमन करने का जो कार्य करता है वो केंद्रीय बैंक करता है। वहीं से सारी रेपो रेट वगैरह जो तय की जाती है, बैंक रेट है और देखिए रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये जो सारी रेट हैं वो इन्हीं के द्वारा तय की जाती है। तो केंद्रीय बैंक जो है उस देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है, नियंत्रण करता है और नियमन करता है। ये तो करता है दोस्तों, साथ ही साथ देखिए मौद्रिक नीति बनाने का कार्य भी करता है। मौद्रिक नीति में जो अभी हमने बात की थी, जो भी बैंक रेट वगैरह है इनको ऊपर नीचे करके जो है लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये एक सरकार का बैंक होता है। यह देश की जो देखिए मुद्रा साख संबंधी नीतियों का नियंत्रण और समन्वय करता है। हमें इस पूरे को पढ़ना है दोस्तों, तो यहाँ हम केवल इसका सामान्य ज्ञान देख लेते हैं कि ये वास्तव में है क्या, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर स्पेशली आरबीआई के कार्य दे दिए गए हैं। जो हमारा केंद्रीय बैंक है वहाँ पर हम उसको डिटेल से समझेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारे देश का केंद्रीय बैंक माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। जो हमने प्रारंभ में पढ़ा था, वाणिज्यिक बैंक क्या क्या कार्य कर सकता है। सबसे पहली बात, वाणिज्यिक बैंक क्या करेगा दोस्तों, जमाएं स्वीकार करेगा। वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, जमा स्वीकार करता है, आप पैसे जमा करवाने जा सकते हैं। ऋण देना दूसरा जो उसका मुख्य कार्य हो गया, जमा के माध्यम से वो प्राप्त धन का प्रयोग करके जरूरतमंद को ऋण देता है। आपसे ले लिया, आपको जरूरत नहीं है, आपने पैसा बैंक में जमा करवा दिया और जब आपने बैंक में जमा करवा दिया तो फिर वो किसी को लोन दे दिया जाता है दोस्तों। जैसे ही अभी आप टीचर बनेंगे और टीचर बनते ही आपकी सैलरी प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि अभी हो सकता है आपको 25,000 के आसपास मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आपका बढ़ता चला जाएगा 80-90 हज़ार रुपये आपको मिलने प्रारंभ हो गए हैं और 80-90 हज़ार आपसे खर्च नहीं होते दोस्तों। तो अगर आपने 40,000 खर्च किए, 40 बच गए, तो वो 40 आपके कहाँ गए दोस्तों, बैंक में चले गए। बैंक में इसलिए चले गए क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, ये ज़रूरतमंद तक पहुंचा देता है दोस्तों। यही प्रकृति का नियम है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ से, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से निकाल करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। तो इस प्रकार से ये जो धन है वो आप ही का धन है, वो ज़रूरतमंद तक पहुँच रहा है। आप बैंक में डाल करके कहीं ना कहीं लोगों की मदद ही कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका लाभ भी होता है। तीसरा जो काम होता है धन हस्तांतरण का ये कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य अब या महत्वपूर्ण कार्य या विशेष कार्य अपने कह सकते हैं, धन का हस्तांतरण, मनी ट्रांसफर करना है। अगर कोई आपका दोस्त बाहर गया हुआ है, उसको पैसा भेजना है, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा डालना है, तो ये धन हस्तांतरण जो है वो किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, भुगतान आदेश, डाक द्वारा किया जा सकता है। अभी तो हम ई बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप गूगल पे के
के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा जो है अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप भी हैं, वो कहीं ना कहीं बैंकों से ही जुड़ी हुई है। लेकिन पैसा उसमें डाला कहाँ से जाएगा दोस्तों? पैसा तो बैंक में ही डाला जाता है, बैंक से ही डाला जाता है। अगर आप पेटीएम भी यूज़ कर रहे हैं तो पेटीएम में भी आपको वॉलेट में पैसा डालना है, तो कहाँ से डालेंगे? किसी न किसी क्रेडिट कार्ड से, और क्रेडिट कार्ड किससे जुड़ा हुआ है? बैंक से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक ही क्या कर रहा है? धन हस्तांतरित करने का कार्य कर रहा है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने ले सकते हैं, जिसमें बिल भरना आदि चीज़ें शामिल होती हैं दोस्तों। इसके बाद में बैंक अपने ग्राहक को क्या क्या देता है? चेक है, ड्राफ्ट है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, ऐसी कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। वाणिज्यिक बैंक जो है आपको चेक देता है, ड्राफ्ट है, क्रेडिट डेबिट जैसी कई सुविधाएं आपको प्रदान करता है, ताकि वो आप उनका यूज ले सकें। इसके बाद में कुछ सहयोगी सेवाएं भी हैं। इनके अलावा कुछ सहयोगी सेवाएं हैं जो भी बैंकों के द्वारा दी जाती हैं, जिनमें आप ले सकते हैं। आपको बिल भरना है तो आप बैंक के द्वारा भर सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भर सकते हैं। आपको लॉकर, आपके पास में बहुत सारा सोना हो गया, गहने हो गए, तो आप ले जाकर के लॉकर में रख सकते हैं अपनी कीमती चीज़ों को। अंश और देखिए ऋण पत्रों को, शेयर आदि आपने अगर ले रखे हैं तो उनको डीमेट अकाउंट खोल करके आप खरीद सकते हैं, वहाँ से बेच भी सकते हैं। वो सुविधाएं भी आपको बैंक दे रहा है। आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो इसकी किस्त भी वहाँ से आप भर सकते हैं, क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो किसी बैंक से जोड़ा जा सकता है दोस्तों। तो वहाँ में आपने जमा करवाया तो वहाँ पर जो है वो जिस तारीख को कटना है उस तारीख से बैंक से अपने आप कट भी जाता है, ऑटो डेबिट हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा लाभांश वसूली करनी है, डिविडेंड अगर आपको लेना है, उसके लिए भी जो है बैंक आपकी सहायता करता है। तो ये सारी की सारी सहयोगी सेवाएं हैं। जमा स्वीकार करना, लोन देना और आपके धन को ट्रांसफ़र करना, चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट, डेबिट और इसकी सहयोगी सेवाएं। अब तो उससे भी कहीं आगे बहुत सारी सेवाएं आपके लिए दी जा रही हैं दोस्तों। बैंक आपको बहुत सी सेवाएं दे रहा है। कुछ अन्य बैंक भी देख लेते हैं दोस्तों। हालांकि ये 4 जो थे हमारे सिलेबस के लिए सफिशिएंट है दोस्तों। इतने अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अन्यथा तो बहुत सारे हैं दोस्तों, इसमें सूचीगत बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक है, उस हिसाब से भी हम उनको बांट सकते हैं और बहुत गहराई में जा सकते हैं। यहाँ अन्य बैंकों में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं औद्योगिक विकास बैंक की दोस्तों। ये कौन सा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है, ये बैंक उद्योगों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालीन और आसान किस्तों पर लोन देता है। देखिए यहाँ नाम से ही आप इसको समझ जाइएगा, औद्योगिक विकास बैंक। ये किसके लिए खोला गया है? उद्योगों का विकास करने के लिए। उद्योगों का विकास कैसे होगा? जब उसको पैसा मिलेगा। अब जो उद्योग है उसको थोड़े समय के लिए तो पैसा नहीं चाहिए, उसको पैसा कब तक चाहिए? उसको लंबे समय तक चाहिए। तो लंबे समय 10-20 साल के लिए लंबा जो लोन है वो इसके द्वारा दिया जाता है और बहुत ही आसान किस्तों पर उपलब्ध करवाया जाता है। ये बैंक जो साथ ही साथ हैं प्रबंधकीय, तकनीकी, विपणन आदि के लिए भी मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। भारत में आज़ादी स्वतंत्रता के बाद में कई विकास बैंकों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं देखिए विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985, राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगम, इस प्रकार के कई बैंक जो है वो कार्यरत है दोस्तों, जो क्या करते हैं? खाली लोन देने का काम करते हैं। औद्योगिक विकास, इसको एक लाइन में अगर आप समझना चाहें, ऐसा बैंक जो उद्योगों को विकास के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो लोन उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। उद्योगों के लिए स्पेशली है ये। फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए रीजनल बैंक जो हैं, मरुधरा ग्रामीण बैंक, इस तरह के बैंकों का नाम आपने सुन रखा होगा दोस्तों। ये ग्रामीण क्षेत्रों में साख आपूर्ति के समुचित व्यवस्था हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है साख बनाई जा सके, यानी क्रेडिट वहाँ पर पैसा किया जा सके, उसके लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई है। हालांकि धीरे धीरे इनकी भी मर्जिंग चल रही है, धीरे धीरे बैंकों की संख्या कम होती जा रही है और ये सरकार की नीतियां हैं, उनमें धीरे धीरे जैसे भी परिवर्तन होगा तो घटाया जा सकता है। जैसे पहले बैंक प्राइवेट होते थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था दोस्तों। तो ये परिवर्तन होता रहता है, चलता रहता है दोस्तों। हो सकता है जब तक आपकी परीक्षा आए बहुत सारे बैंक और मर्ज हो जाएं और काफ़ी कम बैंक रह जाए दोस्तों। ये तो देखिए हमारा फ्यूचर है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बैंक की, अंतर्राष्ट्रीय बैंक की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दोस्तों
जो हमारे अलग अलग देश थे, विभिन्न देश थे जिन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया था, उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई थी। तो उसको ठीक करने के लिए और तीव्र आर्थिक विकास के लिए 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे अब विश्व बैंक भी कहा जाता है। इस बैंक की 2 सहायक संस्थाएं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब देखिए इंटरनेशनल बैंक कौन सा होगा, जो इंटरनेशनल लोन देगा दोस्तों। बैंक का काम ही क्या है, लोन देना। यहाँ भी पैसा आता है और पैसा लोगों को दिया जाता है जो भी उसकी सहायक होंगे दोस्तों। तो इंटरनेशनल बैंक यही होता है। अभी हमारे यहाँ सामान्य जन का इससे लेना देना नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों और बता दूं, विदेशी बैंक भी होता है। किसी विदेशी बैंक की शाखा भी भारत में खोली जा सकती है, लेकिन आरबीआई का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है दोस्तों, वही उसका नियमन भी करता है। देसी या अनौपचारिक बैंकर्स, ये कौन से होते हैं दोस्तों? देसी या अनौपचारिक बैंकर्स कौन से होते हैं? देसी या अनौपचारिक बैंकर वो होते हैं जो भारत के सभी भागों में पाए जाते हैं, कृषि और व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। महाजन है, साहूकार है, सराफ है, इन नामों से जाना जाता है। आड़तिया भी अपने इसको कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ से किसान भी लोन लेता है। जो प्राइवेट बैंकर्स है दोस्तों, वो सारे के सारे कौन से आते हैं? जिनको बैंक लोन नहीं देता, फिर वो यहाँ पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन बिना गारंटी के या कोई किसी भी प्रकार की ऐसी गारंटी जो वहाँ पर नहीं चलती है, वो यहाँ पर चल जाती है और आपको पैसा मिल जाता है। तो ये महाजन हैं, साहूकार हैं और सराफ है दोस्तों, आदि नामे जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? देसी या अनौपचारिक बैंकर कहते हैं। इनफॉर्मल बैंकर्स होते हैं दोस्तों ये। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक नए ट्रेंड के विषय में, जो है हमारा ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? इसको अगर हम साधारण सी भाषा में समझना चाहें, इंटरनेट का यूज करते हुए बैंकिंग सुविधा लेना। इंटरनेट का यूज करते, देखिएगा जो हमने बैंकिंग की बात की थी, बैंकिंग क्या कर रहा था? जमा करना, भेजना, ये जो सारे काम थे वो आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, या कहीं पर भी बस में बैठे बैठे भी कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी इंटरनेट बैंकिंग। यानी इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ हुआ कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट पर बैंकों की वेबसाइट से जुड़ता है और बैंक से जुड़े कार्य कर सकता है। यानी बैंक से जुड़ा हुआ कोई सा भी कार्य, यहाँ तक कि आप वहाँ से खाता खोल सकते हैं, नया खाता खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी जो काम आपका बैंक में जाकर होना था, आप बैंक के कर्मचारी के पास में जाते, उसको कहते कि ये काम कर दो, फिर अपने कंप्यूटर से वो जो काम करने वाला था वहीं आप क्या करते हैं? सीधे बैंक की वेबसाइट से जुड़ जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और जो अपना बैंकिंग कार्य है वो यहाँ से कर सकते हैं और बैंक से जुड़े हुए लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। यानी बैंक की वेबसाइट से जुड़कर बैंक संबंधी कार्य करना इंटरनेट के माध्यम से क्या कहलाएगा? इंटरनेट बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने को ही हम क्या कहते हैं? ई बैंकिंग कहते हैं दोस्तों। नेट बैंकिंग भी अपने कह सकते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं? नेट बैंकिंग के लाभ क्या होंगे दोस्तों? अब देखो 24/7 या 365 डेज भी कह सकते हैं, हमेशा 24 घंटे आप कभी भी, रात को 2 बजे आपको कोई बैंक का काम करना है तो भी आप कर सकते हैं। वो काम जो आप दिन में 10 से 5 के बीच में जाके करने वाले थे दोस्तों, वो सारे काम यहाँ से हो जाते हैं। अब इससे और लाभ क्या होगा कि आपको ये लाभ है, आप कभी भी कहीं भी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच गया और आपकी मेहनत भी बच गई। चल करके मान लीजिएगा 5-10 किलोमीटर होता, आपको ऑटो लेकर के जाना पड़ता तो टाइम भी लगता, पैसा भी लगता, लेकिन यहाँ न तो टाइम लगा, न श्रम लगा, न पैसा लगा। आप बैठे बैठे फ़ोन में आजकल सबके इंटरनेट होता ही है, उससे आपने इस्तेमाल किया और आपने बैंकिंग कार्य कर लिए दोस्तों। अब यहाँ देखिए ग्राहक का जोखिम भी कम हो जाता है, जैसे जमा करवाना, पैसा निकाल के लाना था, फिर उसको किसी को देना था, तो ये जो सारे काम आपको करने होते तो कैश आपके हाथ में होता तो लूट लेने की संभावना भी काफ़ी थी। मान लें 5-10 लाख रुपए लेकर के आप आ रही हैं तो इस समय तो काफ़ी वैल्यू है, तो उसको खतरा भी था। लेकिन आपने दोस्तों पैसा बी व्यक्ति को देना था, आप ये हैं तो आप बैंक से लेकर के आते हैं और फिर इसको देने के लिए जाते, लेकिन आपने यहाँ क्या किया? भाई तेरा बैंक खाता बता दे, उसने खाता संख्या बता दी, आपने इस बैंक में आपका पैसा पड़ा था, यहाँ से आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो काम आपका हो गया। तो बताइएगा इसमें टाइम और श्रम की कितनी बचत हो गई और इसको भी हाथों हाथ काम हो गया जिसके लिए भी उसको चाहिए था।
यह ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान करती है, जिससे आपको जेब में पैसा नहीं रखना पड़ता, कहीं से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड से तो आपके पास में पैसा नहीं है, फिर भी बैंक आपको अपने पास से पैसा दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए, कि आप कभी आपको आवश्यकता हो तो आप इतने पैसे का उपयोग करें, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी तो फला डेट होती है सभी की क्रेडिट कार्ड की, उस दिन आप बैंक में पैसा वापस जमा करवा सकते हैं। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड की सुविधाएं भी यहाँ से मिलती हैं। और इनको बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट कार्ड को बैंक भी काफ़ी स्कीमें चलाता है ना दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी आप फ़ोन खरीदते हैं तो किसी विशेष HDFC या SBI किसी विशेष कार्ड के ऊपर 5% 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि आप वो क्रेडिट कार्ड ले लें दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसमें कागजी कार्यवाही तो क्या होगी, कम ही हो गई ना। कागज की कार्यवाही तो रही ही नहीं, वरना आप वहाँ बैंक में जाते, पर्ची भरते, वो दे करके आते, फिर वो उसको टोकन में लगाता, बहुत सारा काम हो जाता। ये सारे काम इससे क्या हो गए, कम हो गए। तो इंटरनेट बैंकिंग कहीं ना कहीं फ़ायदे में है दोस्तों। इससे बैंकों को क्या लाभ है, बैंकों को तो लाभ ही लाभ है। बैंकों का कार्यभार कम हो गया। अब आप बैंकों में जाओगे तो आपको इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। बैंक के कर्मचारी कई जगह तो खाली बैठे रहते हैं, और इसीलिए मर्जिंग भी हो रही है दोस्तों। तो बैंक में जब आप जाएंगे तो कर्मचारी खाली बैठे मिलेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने तो काम कहाँ कर लिया, घर पे ही कर लिया। जो परंपरा में नहीं, जो पारंपरिक जो व्यक्ति हैं, जिनको बैंक में जाना ही अच्छा लगता है, वही आपको बैंक में देखने को मिलते हैं। ई बैंकिंग जो है वो समय और श्रम दोनों की बचत करता है, वो बैंक के लिए भी लागू होता है। बैंकों का कार्यभार कम हो गया, बैंकों में भीड़ बहुत ही कम हो गई है दोस्तों। और साथ ही साथ बैंकों का कंपटीशन भी बढ़ गया, इससे शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। कागजी कार्यवाही बैंकों की भी कम हो गई है दोस्तों। हाँ, लेकिन इसकी काफ़ी सीमाएं और हानियां भी हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ से हमारा जो भी डाटा है वो सेफ नहीं रह पाता, वो इधर उधर चला जाता है। आपका बैंक खाता सबके पास में पहुंच गया, आपकी जानकारियां, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर, आप किसी से शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पर पहुंच जाता है दोस्तों। तो ये अच्छा नहीं है। दूसरा कि सब कर नहीं पाते लोग, कोई ऐप से अगर कोई कोर्स भी खरीदना चाहते हैं तो उसको आता नहीं है। अभी आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं दोस्तों कि उनको वहाँ पर जा कर के देखिएगा परचेज करना नहीं आता, बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं, या फिर वो उसको चलाना नहीं जानते हैं, इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, इसलिए उनको तकनीकी की कमी है दोस्तों। और यहाँ तक जो मैंने महसूस किया है वो ये भी है कि अभी तक जो बच्चे यूट्यूब का यूज़ करते हैं वो भी सभी बच्चों को पूरी तरह से चलानी नहीं आती। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेलिस्ट के बारे में पता नहीं है, चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारी की सारी चीज़ें देख सके, कहाँ पर कौन सी चीज़, कौन सी क्लासेज उपलब्ध हैं दोस्तों। तो थोड़े टेक्निकल अभी हमें कमी है दोस्तों। हम काफ़ी पढ़ लिख तो चुके हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अभी इतना ज्ञान हमारे पास में नहीं है। जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये समस्याएं भी दूर होती चली जाती हैं दोस्तों। तो इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर व इंटरनेट होना अनिवार्य है। आपने जो है ई बैंकिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में इंटरनेट ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों। तो ये इसकी सीमा भी है और इसकी एक हानि भी है। इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, ये पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना बैंकों के प्रकार के विषय में। अगली क्लास में हम आरबीआई के जो कार्य हैं और उसको जानेंगे, आरबीआई क्या है, कैसे काम करता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो आज आपने पढ़ा वो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ भी आप क्वेरी कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ भी अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। यथासंभव आपको संतुष्ट करने का प्रयास हमारा रहता है दोस्तों। और फिर से याद करवा दूं, पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको आपके फ़ोन के अंदर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो सभी लोगों के फ़ोन में उपलब्ध है दोस्तों। उसको करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं करना चाहते उसको, तो फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है atulyaars.in पर, वहाँ क्लास नोट्स के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सारी पीडीएफ सीरियल वाइज रखी हुई है दोस्तों, आराम से मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।